हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल गोयल क्लासेस। अब हमारी रिवीजन सीरीज में जो हम आज चैप्टर रिवाइज करेंगे वो है हमारा फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय अ मैग्नेट? मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो अपनी तरफ किसी मेटल के पीस को या किसी और मैग्नेटिक मटेरियल को बेसिकली अट्रैक्ट करे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हैं, जैसे आपकी नॉर्मल कोई बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, डिफरेंट टाइप्स की मैग्नेट होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज अगर हम मैग्नेट की देखें, सो मैग्नेट का जो एंड टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ सीकिंग या फिर नॉर्थ पोल। एंड वाइस वर्सा, जो एंड मैग्नेट का साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? साउथ सीकिंग या साउथ पोल। देन जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करेंगे। सपोज अगर दो मैग्नेट्स हैं, उन दोनों के नॉर्थ पोल को हम एक साथ लाएं तो ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जस्ट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वैसे ही सिमिलरली लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट एक जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये वाला पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द पोल। सपोज ये कोई मेरी मैग्नेट है, इसमें इसका ये एंड नॉर्थ है, ये एंड नॉर्थ पोल है, और ये एंड साउथ पोल है। सो नॉर्थ और साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ, वो हमेशा इक्वल होती है किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेट में। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और साउथ पोल की कम होगी। अब अगर मैं एक मेजर डिफरेंस की बात करूं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में मेरा बेसिकली क्या डिफरेंस है, सो एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज अकेला आइसोलेटेड एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, बट अकेले नॉर्थ पोल या अकेले साउथ पोल, इंडिविजुअली पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम अब आते हैं कि बेसिकली जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली ये पता कैसे लगा हमें कि जो फ्लोइंग करंट है, फ्लोइंग करंट के फ्लोइंग करंट के कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं, या फ्लोइंग करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ये हमें कैसे पता लगा? हमारे साइंटिस्ट है ऑस्टेड। ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा, एक बार एक करंट कैरिंग वायर, सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास को इस करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर रखा। तो जब उन्होंने इस कंपास, मैग्नेटिक कंपास को इस करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर रखा, तो उन्होंने नोटिस करा इस मैग्नेटिक कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड जब उन्होंने इसको पैरेलल रखा, इस मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है उसको करंट की डायरेक्शन में ही रखा, जैसे सपोज ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर हम कंसीडर करें कि करंट अपवर्ड्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को भी ऐसे ही रखा, उसकी नीडल को। उस केस में उन्होंने क्या देखा, जब करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो होने के कुछ सेकंड्स बाद एक डिफ्लेक्शन शो हुई, एक डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करी उन्होंने मैग्नेटिक कंपास में। एक पॉइंट यहाँ पर क्या है ध्यान रखने वाला, कि अगर सपोज जब करंट अपवर्ड्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और डिफ्लेक्शन आपकी टुवर्ड्स लेफ्ट हुई, सपोज डिफ्लेक्शन ये हुई, एंड अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, यानी कि करंट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फ्लो हो, तो आपकी जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन भी बेसिकली जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की वो भी रिवर्स हो जाएगी। अगर अपवर्ड्स जब करंट था तो अगर इस लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रही थी, तो जब करंट डाउनवर्ड्स फ्लो करेगा तो अब इस बार डिफ्लेक्शन राइट डायरेक्शन में होगी। एक ये चीज ध्यान रखनी है। ऑस्टेड ने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से बताया, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड करा और पूरी वर्ल्ड को बताया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बेसिकली वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट प्रोड्यूस करता है। और उन्होंने एक चीज और क्या बताई, एक होता है बेसिकली एम्पियर थे हमारे एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक रूल दिया, स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल क्या कहता है कि अगर हम स्विम करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बेसिकली अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई पर्सन स्विम करे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विथ हिज फेस टुवर्ड्स द नीडल, विद हिज फेस टुवर्ड्स द नीडल, अगर कोई पर्सन स्विम करता है करंट की डायरेक्शन में, तो जो डिफ्लेक्शन होगी
बेसिकली मैग्नेटिक कंपास की नीडल में, उस मैग्नेटिक कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन हमेशा किस किस डायरेक्शन में होगी? ये जो स्विमिंग पर्सन है इसकी लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में। सो आप देख रहे हैं जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हम ऐसे स्विम कर रहे हैं, सपोज अपना फेस को करंट की डायरेक्शन में रख के, सो इसके लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, तो पर्सन ऐसे ऐसे स्विम करेगा, इसका फेस इस साइड है तो इसका लेफ्ट हैंड किस साइड हुआ? इस साइड, यानी कि डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट रूल क्या है? स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है कि वेन एवर द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, जब भी करंट आपका साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन फ्लो करेगा तो आपका जो नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट होता है। दैट मीन्स स्नो, बेसिकली डब्ल्यू को आप कैसे रीड कर सकते हो? वेस्ट डायरेक्शन में, कि जब भी साउथ टू नॉर्थ करंट मूव करेगा तो आपका नॉर्थ पोल टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट होगा कंपास की नीडल का। सो नेक्स्ट अब हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड। हमने बोला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है इस कंडक्टर के चारों तरफ, वो रीजन जहां पर कोई भी मैग्नेट या कोई भी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। इस रीजन में जब अगर मैं किसी मैग्नेट को लाऊं तो वो मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रही है? क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आपका, अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली रिप्रेजेंट्स एनर्जी, जिसकी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मेरा मैग्नेटिक सब्सटेंस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट अगर यूनिट की बात करें, बेसिकली पहले सबसे पहले सिंबल की बात करें तो बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट होती है टेस्ला, एंड अगर सीजे सिस्टम में यूनिट लिखना चाहे तो होती है गॉस, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये कन्वर्जन आपकी न्यूमेरिकल्स में काम में आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रोल क्या होता है? हम इमेजिनरी लाइंस यूज करते हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो एक नॉर्मल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट की गई थी? बेसिकली कंपास नीडल को रखते गए थे और जैसे जैसे कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती गई थी, जब हमने यहाँ पे रखा तो ऐसे थी, यहाँ पे रखा तो ऐसे, यहाँ पे रखा तो ऐसे आई। सो बेसिकली कंपास नीडल, कंपास को, मैग्नेटिक कंपास को रखते गए, जैसे जिस जिस डायरेक्शन में उसकी नीडल पॉइंट करती गई उस डायरेक्शन में हम बेसिकली एक पूरी लाइन ड्रॉ करते गए। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से होती है एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, सो आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बेसिकली नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं एंड साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं मैग्नेट के अंदर बात करूं तो अंदर क्या होता है? नाउ बेसिकली साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेट के अंदर ये होगा एंड मैग्नेट के बाहर ये डायरेक्शन होगी। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये आपकी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स फॉर्म करती हैं, वो हमने देख ही लिया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेसिकली कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यानी कि सपोज अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है एक किसी सेम बार मैग्नेट की, तो उसी सेम बार मैग्नेट की कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होगी। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है? ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जब भी हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं, सपोज ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉप करूं, सो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट होता है वो हमें क्या बताता है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब अगर सपोज हम ये कहें कि अगर सपोज इंटरसेक्ट कर गई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें दो डायरेक्शंस मिलेंगी, एक ये और एक ये। जबकि एक बार मैग्नेट है, उस एक बार मैग्नेट की एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगी,
तो एक ही पॉइंट पर एक ही मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट, जितनी क्लोज होती हैं, जितनी क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, एंड जितनी दूर दूर होंगी यानी कि उतनी लो मैग्नीट्यूड है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि नियर द पोल्स, पोल्स पे आप देख रहे हो यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है रादर देन एनी अदर पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ, अगर हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें, सो बेसिकली अगर इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं ऐसे, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस इसमें डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। बेसिकली हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक सेम वैल्यू को और सेम डायरेक्शन में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये आपकी एज अ होल हुई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब तीन टाइप्स की हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तीन टाइप्स की कैसे हो सकती है? फर्स्ट इज कि अगर आपसे, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली आपसे ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। बेसिकली दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन तो सेम है लेफ्ट टू राइट बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है और यहाँ पर दूर है। सो दिस इज सेम डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स डिस्कस कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप क्या है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का? सेम डायरेक्शन एंड सॉरी डिफरेंट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। आप देख रहे हो इक्विडिस्टेंट है ये लाइंस बट कर्व्ड है, तो हर लाइन अलग डायरेक्शन में है बट इक्विडिस्टेंट है, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। थर्ड टाइप क्या हो सकता है आपका? थर्ड है डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। बेसिकली ये सारी कर्व्ड लाइंस अब इक्विडिस्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका थर्ड टाइप, डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। तो तीन टाइप्स की नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। ठीक है, सो ये था हमारा बेसिकली एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट बरीड है, तो उसकी वजह से अर्थ की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है जो एट टाइम्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करती है, बार मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बेसिकली जो हमारा चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना था, चैप्टर के नाम से ही कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक स्ट्रेट वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका वो वायर है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट करा गया, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या फाइंड आउट करा गया, बेसिकली एक कार्डबोर्ड लिया गया था, कार्डबोर्ड को ऐसे रखा गया, ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का जो प्लेन है, ये जो वायर है ये इस कार्डबोर्ड से ऐसे बाहर आ रही है, मतलब वायर जो है आपकी कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर है। क्या करा गया, मैग्नेट आयरन फिलिंग्स को इस कार्डबोर्ड के ऊपर डाला गया था, एंड जैसे ही करंट फ्लो करा तो क्या देखा कि जो आयरन फिलिंग्स है उन्होंने अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स की उस फॉर्म में अरेंज कर लिया है। बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्यों अरेंज करा था, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि वो आयरन फिलिंग्स, बिकॉज इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी जिसकी वजह से वो आयरन फिलिंग्स उन कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हुई, और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आती है, आप इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना चाहते हो तो कैसे बताएंगे? उसके लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप अपने राइट हैंड की थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल करें उस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जब हम अपनी राइट हैंड की थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं तो जो हमारी राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो आपकी कैसे कर्ल कर रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये जो कंसेंट्रिक लूप्स बने थे इनमें एरो कैसे बनाया गया, ऐसे बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड के थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है। अब आप देखोगे आपकी फिंगर्स कैसे कर्ल करेंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये था आपका राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट which the conductor is carrying. So B is directly proportional to I. Then B is inversely proportional to R. R है आपका basically distance of a point from the current carrying conductor. सपोज ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस पॉइंट पर अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस कंडक्टर की वजह से, तो ये डिस्टेंस कितना होगा मेरा आर। इस आर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी दूर ये पॉइंट होगा उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। And then lastly, magnetic field is directly proportional to capital N. Capital N means capital N represents over here the total number of turns. Total number of turns की बात कब आएगी, जब हमारे पास एक कॉयल होगी। कॉयल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। बेसिकली सर्कुलर कॉयल की वजह से और सर्कुलर लूप की वजह से हम डिस्कस करते हैं। सर्कुलर लूप के केस में क्या होता है, देखो ये आप एक लूप कंसीडर करो जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। सेम क्या करना है, हमें आपसे क्या पूछेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो। मैग्नेट अब बात आती है, कंफ्यूजन आता है सिर्फ डायरेक्शन का। डायरेक्शन इसमें भी कैसे फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड रूल से ही, राइट हैंड थंब रूल से ही। अब इस पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट पर अपने राइट हैंड के थंब को अपवर्ड्स डायरेक्शन में पॉइंट करो, बेसिकली ऐसे इस डायरेक्शन में पॉइंट करो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। सो वापस हम क्या देखेंगे, हमारी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं, तो हर लाइन पर आप ऐसा एरो बनाओगे। बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड इधर इस एंड पर अब मैं जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बेसिकली अगर मैं ऑपोजिट एंड्स कंसीडर करूं, इस एंड पर कैसा आया था, क्लॉकवाइज करंट। सो अगर ऐसे मैं बनाऊं तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज करंट। एरोस का मेनली ध्यान रखना है। सो दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड टू अ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप के केस में कुछ चीजें क्या होती है ध्यान रखने वाली, कि अप्रोक्सीमेटली एक तो सर्कुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर। सेकंड, दे आर कंसेंट्रिक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि नियर द सेंटर। ये बेसिकली सेंटर पॉइंट अगर हम मैं कहूँ कि सर्कुलर लूप का सेंटर पॉइंट है, तो नियर द सेंटर एंड बेसिकली एग्जैक्टली सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो जाती हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। इसीलिए हमने इसको कैसे दिखाया, सॉलिड लाइन से, ठीक है। एंड बाकी सबको कैसे दिखा रहे हैं, डॉटेड लाइन से। सो एंड सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है बेसिकली, इसी की वजह से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, एक सॉलिड लाइन से। एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एंड एट द सेंटर बिकॉज यूनिफॉर्म भी होती है एंड मैक्सिमम भी होती है सर्कुलर लूप के सेंटर पर। एंड जैसे जैसे हम सेंटर से एंड्स पर मूव करेंगे, चाहे आप लेफ्ट हैंड पर मूव करो चाहे राइट हैंड पर, जैसे जैसे हम टुवर्ड्स बाउंड्री मूव करते हैं सेंटर से, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता रहता है। ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब अगर मैं बात करूं हमारी बेसिकली एक कॉयल की, सो कॉयल के केस में क्या होता है, जो हमारा कॉयल का फेस, हमें बेसिकली क्या देखना है, कॉयल का फेस। अगर जो कॉयल का फेस है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो होता हुआ दिखाई दे, यानी कि उस कॉयल का वो वाला फेस एज अ साउथ पोल फंक्शन करेगा। बेसिकली कैसे याद रखना है कि साउथ मीन्स क्लॉकवाइज, आप एस पे ऐसे दो एरो लगाओ ऐसे। सो बेसिकली साउथ मीन्स क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है यानी कि कॉयल का वो फेस एज अ साउथ पोल फंक्शन करेगा। एंड अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वो फेस नॉर्थ पोल की तरह फंक्शन करेगा। तो आपको साउथ पोल नॉर्थ पोल पता लग गया, तो आप फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी नॉर्मली बता सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही रहेगी आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। नॉर्मल अगर आपको साउथ और नॉर्थ पोल पता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो। सो दिस वाज आवर क्लॉक फोर्स रूल बेसिकली टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको बस क्या देखना है, फेज देखना है कि
उस कॉइल का जो फेज है उस फेज में किस डायरेक्शन कैसी उसका करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हमारी डिवाइस आती है सोलेनॉइड। बेसिकली सोलेनॉइड कहते किसे हैं? सोलेनॉइड इज अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो सोलेनॉइड इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर of many circular turns wrapped closely in the form of a spring or helix, having its length greater than the diameter of its turn. बेसिकली किसी एक नॉर्मल कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर मैं रैप कर दूं क्लोजली, ऐसे क्लोजली रैप कर दूं, एंड क्लोजली पहली चीज क्या है कि क्लोजली रैप किस फॉर्म में करना है, स्प्रिंग या हेलिक्स की फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट इज स्प्रिंग और हेलिक्स। सेकेंड पॉइंट इज कि क्लोजली पैक्ड होने चाहिए ये सारे सर्कुलर रिंग्स। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सोलेनॉइड को मेनली डिफाइन करता है कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ शुड बी greater than the diameter of the circular basically diameter of each turn। मतलब बहुत सारे टर्न्स हमें देना है ताकि ये जो टोटल लेंथ है इस सोलेनॉइड की वो हमारे डायमीटर से बड़ी हो, क्योंकि अगर लेंथ कंपेरेबल होगी तो हम उस केस में उसको सोलेनॉइड नहीं बोलेंगे। सो अब हम सोलेनॉइड की अगर बात करें तो हमने देखा कि सोलेनॉइड हम कहते किसे हैं। अब सोलेनॉइड में भी बेसिकली क्या हो रहा है, हमने वायर को इंसुलेटेड कॉपर वायर को बहुत ज्यादा बार कॉयल कर दिया है। करंट तो इसमें भी फ्लो हो रहा है, हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई है एंड इस बैटरी की वजह से बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, मैंने बोला कि करंट इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड इधर से ऐसे निकलेगा। तो आप क्या देख रहे हो, बेसिकली आपको इमेजिन करना है क्या कि जब मैंने ये ऐसे टर्न बनाया, यानी कि ये वाला चीज मेरा पीछे था एंड ऐसे टर्न घुमा होगा एंड फिर ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो आपको क्या करना है, आप कैसे बताओगे? नॉर्मल करंट कैरिंग वायर है, हमें अब वापस क्या देखना है, मैंने कॉइल के केस में क्या बताया, आपको पोल आइडेंटिफाई कर लेने हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। कैसे? करंट की ओरिएंटेशन देखिए, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। आप जब अब इस डायरेक्शन से इस साइड से जब आप अपनी आई रखकर इस वाले उसको देखोगे, इस वाले टर्न को देखोगे, आपको क्या दिखेगा? इस टर्न पर जो आपका ओरिएंटेशन था करंट का वो कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद मतलब एक बार आप इमेजिन करने के लिए अपने आप से किसी नॉर्मल किसी पेन पर आप एक वायर को वूंड करके देख सकते हो, तो आपको पता लगेगा, इमेजिनेशन में आसानी होगी जब आप वायर को इस साइड से देखोगे। तो इस साइड हमने क्या देखा, एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी में करंट फ्लो कर रहा था, इसलिए हमने क्या बोला, सोलेनॉइड का ये वाला एंड एज अ नॉर्थ पोल फंक्शन कर रहा है। एंड इस साइड हमने क्या देखा, जब आप इस साइड फेस अपना करके देखोगे तो क्लॉकवाइज पोलैरिटी में करंट बेसिकली फ्लो कर रहा था, तो ये एंड कैसा हुआ? साउथ पोल। एंड हमें पता है नॉर्थ टू साउथ ऐसे होती है नॉर्मल। फिर मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है वही हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बार मैग्नेट की तरह अंदर बेसिकली जैसे बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, सिमिलरली सोलेनॉइड के भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ठीक। एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सपोज अगर मैं इस एंड को ए कहूँ और इस एंड को बी, सो आउटसाइड द सोलेनॉइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम ए टू बी। and this solenoid, we can say that this solenoid behaves as a normal bar magnet। जब तक इसके अंदर करंट फ्लो करता रहेगा तब तक इस फ्लोइंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहेगी एंड ये सोलेनॉइड हमारा नॉर्मल बार मैग्नेट की तरह फंक्शन करेगा। अब इस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी दो चीजों पे डिपेंड करती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर मैं कहूँ तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है। सेकेंड, अब इस केस में याद रखना है, इट इज नॉट डायरेक्टली, हम कैपिटल एन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो स्मॉल एन पे डिपेंड करती है। एंड स्मॉल एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सपोज अगर इस सोलेनॉइड की लेंथ एल थी एंड इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन थे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड।
तो ये बात ध्यान रखनी है कि सोलेनोइड के केस में स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है, ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेसिकली क्या होता है कि जब हम सोलेनोइड के अंदर आयरन इंसर्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, कोर। जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, ये कोर टेम्पररी मैग्नेटाइज हो जाता है, कुछ टाइम के लिए एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। इसको हम क्या कहते हैं, अपना टेम्पररी मैग्नेट। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ आपका, मैंने कोई कोर रखा, वो कोर मेरा थोड़े से टाइम, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मैग्नेटाइज हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपने देखा होगा, आप एक आयरन नेल पे ये एक्सपेरिमेंट होता है। आयरन नेल पे बेसिकली मैं ऐसे वायर अगर वूंड कर दूं और इस वायर के थ्रू मैं करंट पास करूं, वायर के थ्रू करंट फ्लो करूं बहुत देर तक, एंड उसकी थोड़ी देर बाद मैं अब इस करंट को बंद कर दूं, एंड फिर जब हम अपनी आयरन नेल देखेंगे तो आयरन नेल क्या होगा आपका, आप नीचे आयरन फिलिंग्स रखोगे तो ये आयरन नेल कुछ टाइम तक, करंट बंद होने के कुछ टाइम के बाद तक ये आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मैग्नेटाइज हो गई थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी मैग्नेट्स। नेक्स्ट क्या होता है आपका, दूसरी टाइप्स की मैग्नेट क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कैसे फॉर्म करते हैं, बेसिकली स्टील बार को अगर मैं सोलेनोइड के अंदर रख दूं तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज होता है, मतलब अगर मैं करंट हटा भी दूं बेसिकली, तब भी वो मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता अपना। अब टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट में अगर डिफरेंस पूछे आपसे तो पहला डिफरेंस तो यही है कि स्टील बार एंड आयरन का, सॉफ्ट आयरन का। सेकंड डिफरेंस कि ये टेम्पररीली मैग्नेटाइज होते हैं, ये परमानेंटली। या परमानेंटली मैग्नेटाइज का मतलब क्या है कि अगर मैं करंट ऑफ कर दूं तो भी मैग्नेटिज्म नहीं लूज कर दे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टेम्पररी मैग्नेट्स में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रांगर होती है, एंड परमानेंट मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू टेम्पररी मैग्नेट्स इज लो, बेसिकली वीकर होती है परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस वाज अबाउट परमानेंट मैग्नेट्स। नेक्स्ट अब हमारा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए आपने देखा होगा, बुक में एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है, बेसिकली एक करंट कैरिंग रॉड ले रखी है, उसके पास हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट रखी है। एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट की जो कंक्लूजन है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली क्या बताया गया कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है एंड ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड अब मैं कोई और यहाँ पे कंडक्टर रखूं या सपोज कोई नॉर्मल बार मैग्नेट ही रखूं इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस बार मैग्नेट पर फोर्स एक्सर्ट करती है, बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स। एंड वो मैग्नेटिक फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस करंट कैरिंग वायर। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वायर बी। This force is directly proportional to the length and this force is directly proportional to theta. Theta basically क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो एंगल है उस पर। एंड जो हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, फोर्स इज गिवन बाय BIL sin थीटा। sin थीटा हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। सो दिस वाज द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट करता है। इस अगर मैं अब इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहूँ, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करूं एंड जो मेरी मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की उसको करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करूं, तो जो मेरा थंब है, मेरे थंब की डायरेक्शन मेरे को मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगी। अब जिस भी डायरेक्शन मेरा थंब पॉइंट करेगा वही मेरी फोर्स की डायरेक्शन होगी। आपसे बेसिकली डायरेक्शन पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे एंड न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली कम पूछते हैं क्लास 10th में। आपसे क्या पूछ सकते हैं थोड़ा अगर ट्रिकी वे में, कि अगर परपेंडिकुलर है आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आप अभी वैसे मैथ्स में पढ़ेंगे बट स्टिल ये वैल्यू याद रख लो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस केस में जब थीटा 90 है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर है, तो फोर्स क्या हो जाती है, BIL। अब आपसे क्या पूछते हैं, क्वेश्चन में दे देते हैं कि फोर्स इतनी एक्सर्ट हो रही है, करंट इतना फ्लो हो रहा है, लेंथ इतनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलते हैं, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, B इज इक्वल टू F अपॉन IL। ये सिर्फ किस केस में, जब थीटा 90 डिग्री है।
थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। सो दिस वाज अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर का? इलेक्ट्रिक मोटर किस फैक्ट पर बेस्ड होती है कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर प्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी प्रिंसिपल, यही हमारा प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इस इलेक्ट्रिक मोटर में। बेसिकली एक आपकी एमेच्योर कॉयल होती है, एक कॉयल जिसके थ्रू बेसिकली एक कॉपर वायर होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड रैप्ड, एक रेक्टेंगुलर शेप में। ये जो आपको ए बी सी डी ऐसे दिख रहा है, ये हमारी जो रेक्टेंगल है ये हमारी बेसिकली एक कॉयल है, एंड इसके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। फिर हमारी है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, ये जो आपको दिख रही है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। नेक्स्ट हमारे होते हैं स्प्लिट रिंग्स। अब स्प्लिट रिंग्स का बेसिक रोल क्या होता है, क्वेश्चन स्प्लिट रिंग्स पे बहुत आता है। स्प्लिट रिंग्स बेसिकली दो हाफ्स होते हैं कॉपर रिंग के, ये जो आपको दिख रहे हैं R1 एंड R2, दीज आर स्प्लिट रिंग्स। दो कॉपर, बेसिकली दीज आर टू हाफ्स ऑफ अ कॉपर रिंग जो अटैच होती है हमारी एक एक्सेल के साथ। एक्सेल के साथ इसको क्यों अटैच करा? बिकॉज दिस टू मेक देम फ्री, कि ये रोटेट कर सके जब भी करना चाहें। स्प्लिट रिंग्स बेसिकली हमारे यहाँ पे कॉम्यूटेटर की तरह फंक्शन करते हैं। कॉम्यूटेटर क्या होता है? कॉम्यूटेटर इज अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो बेसिकली स्प्लिट रिंग्स एज अ कॉम्यूटेटर फंक्शन करते हैं। स्प्लिट रिंग्स का रोल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। दे फंक्शन एज कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर का रोल क्या होता है? बेसिकली रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट हमारा है ब्रशेस। ब्रश होता है आउटर साइड ऑफ स्प्लिट रिंग्स जो होती है, आउट जो इन स्प्लिट रिंग्स की जो बाहर वाली साइड है उनको दो ब्रश B1 और B2 टच करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है इस मोटर में? एक बैटरी। ठीक है, यहाँ पर एंड गैल्वेनोमीटर के साथ एक बैटरी भी होती है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या कंफर्म कर रहा है कि आपका करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये है बेसिकली आपका एक्सेल। एक्सेल का क्या रोल है कि एक्सेल इनको मूव करने में हेल्प करता है। मूव क्यों कराएंगे बेसिकली, अभी देखते हैं कैसे मूव करेगा। ये थे हमारे कंपोनेंट्स की। अगर आपसे पूछे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर तो ये थे आपकी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम अगर बात करें अब कि होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले क्या होगा जब यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो करा, तो आप देख रहे हो ए से बी में जब करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले सेगमेंट में ए से बी में जब करंट फ्लो करेगा तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? बैटरी से ब्रश में, ब्रश से स्प्लिट रिंग में, स्प्लिट रिंग से इस सेगमेंट ए बी में, फिर इस सेगमेंट ए बी के बाद वापस सी डी से फ्लो कर रहा है। अगर मैं पूरी करंट की साइकिल देखूं, फिर सी डी से होता हुआ करंट कहाँ जा रहा है? एस जो R2 रिंग है उसमें, R2 जो स्प्लिट रिंग है उसमें, और एंड R2 से फिर वो फाइनली कहाँ जा रहा है? B2 में। अब अगर हम बात करें कि जब करंट ए बी सेगमेंट से पास होगा, इस सेगमेंट से इस सेगमेंट पर, अब अगर मैं इस सेगमेंट में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो इस ए बी सेगमेंट पर, ये जो ए बी सेगमेंट है, इस ए बी सेगमेंट पर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स आती है जब करंट ऐसे ए टू बी फ्लो करता है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आई। सिमिलरली साइमल्टेनियसली अब क्या होता है? कंटिन्यूअसली करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से ए टू बी, एंड यहाँ से फ्लो होने के बाद करंट कंटिन्यूअसली सी टू डी भी फ्लो कर रहा है साइमल्टेनियसली। सी टू डी वाले सेगमेंट पे अगर लेफ्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो इसमें आपकी जो करंट फोर्स की डायरेक्शन है, वो फोर्स की डायरेक्शन इसमें ऑपोजिट साइड आती है। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई। ठीक, तो इस फोर्स की वजह से अब क्या होगा, क्योंकि आपकी कॉयल और जो एक्सिल है वो फ्री टू मूव है, वो आराम से मूव कर सकती है एक एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या करती है? वो रोटेट होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हुई आपकी हाफ रोटेशन। बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सेल मूव हुआ, पहले एक्सेल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ इस रीजन की वजह से जो मैंने अभी बताया। उसके बाद क्या होगा? हाफ रोटेशन पर जब
हाफ रोटेशन हुई, बेसिकली हाफ रोटेशन में क्या होगा, ऐसे ए बी वाला सेगमेंट ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाता है। आप ऐसे समझो कि ये एंटी क्लॉकवाइज पूरा का पूरा सेटअप ऐसे मूव हो रहा है, यानी कि ऐसा हो जाएगा कुछ सेटअप। ये बेसिकली ऐसे की बजाय सी डी वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा एंड ए बी वाला पार्ट ऐसे नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया आपका बी ए बी एंड ये हो गया आपका सी डी। ये हुई हाफ रोटेशन। अब इस हाफ रोटेशन पे क्या होता है, हाफ रोटेशन के बाद जो रिंग्स हैं R1 और R2 वो एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। S1 S2 की जगह आ जाता है और S2 S1 की जगह। इसी की वजह से क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स की एक्सचेंज होने की वजह से करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो वापस क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। फोर्स की डायरेक्शन वापस रिवर्स हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सेल पे वापस, एक्सेल ने वापस फोर्स एक्सपीरियंस करी, स्प्लिट रिंग्स ने वापस फोर्स एक्सपीरियंस करी। इस केस में अब क्या होगा, ये जो एक्सेल है वो वापस अब किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉक, बेसिकली वो और घूम जाता है इसी सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, इसी से वो और हाफ टर्न फिर वापस कंप्लीट करता है इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो बेसिकली एक कंप्लीट रोटेशन के बाद क्या कैसा सेटअप हो जाता है, आपका सी डी इधर आ जाता है और ए बी इस साइड आ जाता है। बेसिकली ऑपोजिट एक्सचेंज हो जाती है ए बी और सी डी की पोजीशंस। ये आपका आफ्टर वन रोटेशन है एंड ये आपकी ओरिएंटेशन होगी आफ्टर हाफ रोटेशन। तो S1 एंड S2 ने जब अपनी पोजीशन से एक्सचेंज की, उसी की वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, इसीलिए हम क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स हमारे कॉम्यूटेटर की तरह बिहेव करते हैं। अब अगर हम बात करें किसी नॉर्मल चार्ज पार्टिकल की, तो चार्ज जो किसी बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट को हम हमेशा क्या मानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में है। मतलब अगर करंट की डायरेक्शन ये है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये बात अब हमने क्यों डिस्कस करी, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं ईएमआई। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, क्योंकि आपका जो एसी जनरेटर है एंड एसी और डीसी करंट में जो डिफरेंसेस हैं एंड डोमेस्टिक सर्किट्स वो इस ईयर सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ईएमआई बेसिकली क्या होता है, ईएमआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, बेसिकली हमारे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, माइकल फैराडे। उन्होंने क्या डिस्कवर करा कि जब कोई मैग्नेट है बेसिकली, या जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होती है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर का जब फ्लक्स चेंज होता है बेसिकली, तो एक करंट इंड्यूस करता है वो। फ्लक्स क्या होता है, पहले फ्लक्स की बात कर लेते हैं। फ्लक्स मींस, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर। फ्लक्स होता है कि बेसिकली ये मेरा कंडक्टर है, पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फैराडे ने क्या बोला कि जब हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, जैसे ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी भी बार मैग्नेट की वजह से, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हुआ, एक करंट इंड्यूस होता है। इस फिनोमिना को क्या बोला, ये बेसिकली फिनोमिना क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि करंट इंड्यूस हुआ एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से। आप अब फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी मैग्नेट को बार बार बहुत तेजी से बार बैक एंड फोर्थ मूव करके, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। एंड इस इंड्यूस करंट की वजह से ही जाहिर सी बात है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ जाता है। ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब कैसे बताया गया, एक एक्सपेरिमेंट भी है बुक में, कि ये आपकी एक कॉयल ली गई थी एंड यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच करा गया। हमने क्या करा, एक बार मैग्नेट को इसके जब सबसे पहली ओरिएंटेशन क्या थी कि बार मैग्नेट और ये कॉयल दोनों स्टेशनरी हैं। ठीक है, उस केस में जब ये दोनों स्टेशनरी हैं तो क्या होगा, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रही थी। इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, जब स्टेशनरी थी। सेकंड ओरिएंटेशन क्या थी, जब हमने मैग्नेट को मूव करा बैक एंड फोर्थ, तो हमने क्या नोटिस करा, एक करंट इंड्यूस हुई।
क्यों? क्योंकि मैग्नेट को बैक एंड फोर्थ मूव करने से क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हो रहा था। बेसिकली ईएमआई क्या है, चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूसेस करंट। फ्लक्स अब और कैसे चेंज कर सकते हैं कि अगर मैं इस मैग्नेट के बजाय इस कॉयल को मूव करूं, इस केस में भी डिफ्लेक्शन आई। एंड थर्ड केस जो हमारा था कि अगर मैंने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, कॉयल को मूव करा, उस केस में भी आपका जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा था। इस केस में भी हमें क्या देखने को लिए मिला, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूसेस करंट इन अ कॉयल। ये था आपका माइकल जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब फैराडे ने एक चीज और बताई थी, बेसिकली फैराडे ने नहीं बताई, हमारे एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग्स। फ्लेमिंग्स ने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया, राइट हैंड रूल दिया था। फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। आपको 10th क्लास में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अब हम कैसे निकालेंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है कि अगर मैं अपने राइट हैंड के थंब को मोशन की डायरेक्शन में रखूं, मोशन यानी कि जिस भी डायरेक्शन में आपका कंडक्टर का मोशन हो रहा है, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है जिस भी डायरेक्शन में, अगर उस डायरेक्शन में मैं थंब को रखूं एंड अपनी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखूं, तो जो मेरी राइट हैंड की सेकंड फिंगर है वो मुझे क्या देगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, थंब को किसकी डायरेक्शन में रखना है, मोशन की, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो राइट हैंड की सेकंड फिंगर होगी वो क्या देगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। दिस वाज आवर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है। एक बार देख लेते हैं शुरू से। हमने पहले जाना कि मैग्नेट क्या होती है, फिर देन वी सॉ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, फिर हमने देखा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट की बेसिकली ये डिस्कवरी कैसे हुई थी कि मूविंग बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड वाली। फिर हमने एक स्नो रूल देखा, एक स्विमिंग रूल देखा। देन वी डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस की। एंड फिर हमने देखा कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बेसिकली उसकी डायरेक्शन क्या होती है। देन वी सॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप। फिर हमने देखा कि बेसिकली सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। देन सोलेनॉइड के बाद हम आए अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट पर। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी टेम्पररी मैग्नेट थी। एंड देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट परमानेंट मैग्नेट। देन परमानेंट मैग्नेट के बाद वी डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। एंड फिर मैग्नेटिक फोर्स के बाद हमने क्या डिस्कस करा, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बेसिकली। एंड देन लास्ट टॉपिक वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI. Still, if you have any doubts in electric motor or any other topic of the chapter, you can tell us in the comment section. This electric motor वाला part ये थोड़ा tricky रहता है. If you guys still have any doubt in electric motor, then you can tell us in the comment section. हम एक separate video बना सकते हैं जिसमें properly पूरी इलेक्ट्रिक मोटर हम पूरी फंक्शनिंग वगैरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो एज दिस वाज अ रिवीजन वीडियो, तो हमने फटाफट सब कुछ डिस्कस करा है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी सेक्शन ऑफ द चैप्टर और you need any material, any notes or any practice sheets for this chapter, you can tell us in the comment section. Thanks for watching the video till end, and please do like and share the video and subscribe to our channel. Thank you for watching the video.